जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। पर्व की बात करें तो आपको पता है, आपका लोकसभा का इलेक्शन 18वीं लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है। और इलेक्शन से पहले एक बहुत जोरदार चर्चा चली हुई है आचार संहिता की। क्या है ये आचार संहिता, कौन लागू करता है? आज का जो सेशन हम रखेंगे आचार संहिता के बारे में रखेंगे दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे क्या होती है आचार संहिता, कौन इसे लागू कर सकता है, किसके पास इतनी पावर है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री तक भी जेल में जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो इलेक्शन लड़ रहा है उसकी जेल हो सकती है। आदर्श आचार संहिता क्या होती है, आचार संहिता के नियम क्या होते हैं, इन सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। एक अच्छे जागरूक नागरिक होने के कारण और एक अच्छा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको इस आचार संहिता के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगा पिछले कुछ दिन से बेहतरीन चर्चा का विषय, जैसे कि देश के अंदर 2024 में आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है। जिस दिन आपकी लोकसभा के इलेक्शन की बात हुई थी, जिस दिन आपका जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन की घोषणा की गई, उसी दिन आपकी आचार संहिता लागू कर दी गई। तो वोट और ये जो आप पिक है, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। हम यहां से इसको शुरू करेंगे दोस्तों। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास ये क्लास पहुंच रही है, ये सेशन पहुंच रहा है। यदि कोई मेरा बहन भाई पहली बार सेशन देख रहा है तो कृपया करके चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि उज्जवल परिवार हमेशा इस प्रकार के जो मुद्दे आप लोगों के बीच में जिनको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वो चीजें आप तक पहुंच जाती हैं। तो कृपया करके फिर मेरी आपसे विनम्र विनती ही रहने वाली है, और अगले 10 से 15 मिनट हम बने रहेंगे। सेशन को स्किप नहीं करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आचार संहिता के। तो सबसे पहले कुछ बातें हम यहां पर जानेंगे कि आचार संहिता लागू कौन करता है। देखिए, आचार संहिता होती क्या है, लागू कौन करता है, इन विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें यहां पर आचार जो संहिता है, आचार संहिता लागू कौन करता है, तो ये आप लोगों को पता है, चुनाव आयोग के द्वारा इसे लागू किया जाता है। चुनाव आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता अनुच्छेद एक्ट 324 से, भारत के संविधान में एक्ट 324 से 329 तक आपका निर्वाचन आयोग है। यहां हम इसकी बात करते हैं। संविधान के लिए भी शायद भाग नंबर 15 में होगा, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। इसलिए ये आपका क्या है, संवैधानिक है। कैसा निकाय है आपका, संवैधानिक है। संवैधानिक निकाय है दोस्तों, ध्यान रखना। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है कि जिसका जिक्र संविधान के अंदर, जिसकी व्यवस्था संविधान के अंदर की गई है, वो आपका संवैधानिक निकाय होता है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिनका संविधान के अंदर जिक्र नहीं होता, उन्हें गैर संवैधानिक निकाय भी कह सकते हैं। जैसे हम नीति आयोग वगैरह की बात करते हैं, तो नीति आयोग संविधान के अंदर कहीं जिक्र नहीं है, जिसके अध्यक्ष आपको पता है राष्ट्रपति, ये अपने प्रधानमंत्री साहब होते हैं। चलिए, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इस संवैधानिक निकाय की पावर की बात करेंगे तो ये कि प्रधानमंत्री तक को, आपकी मैं बात करूं प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसकी रेंज से बाहर है, हम ये कह सकते हैं। ये चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है आपका चुनाव आयोग। क्या करता है आपका चुनाव से संबंधित जो आपके विवाद हैं, इन विवादों का निपटारा कौन करता आपका, तो निर्वाचन आयोग करता। ध्यान रखना। अब सबसे पहली बात हमें यहां पर यह समझनी है कि चुनाव में जो विवाद है वो है ही क्या, ऐसी क्या कंडीशंस रख दी कि वो एक विवादित चुनाव बन जाता है। आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि भारत के अंदर इस आचार संहिता के उल्लंघन पर, भारत के अंदर आचार संहिता के उल्लंघन पर एक प्रधानमंत्री को तक को जेल हो चुकी है। आपका हाईकोर्ट, अगर मैं बात करूं, आपका जो केस गया था, आपका हाईकोर्ट तक वो केस पहुंचा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। और प्रधानमंत्री माननीय जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, उनको जेल तक हो चुकी है इस आचार संहिता के उल्लंघन पर, या सरकारी तंत्र का इलेक्शन में प्रयोग करने पर। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ नियम और कुछ रूल इस प्रकार से बनाए गए चुनाव के अंदर कि जनता को बहकाया ना जा सके, एक निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र हो। निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र का जो बड़ा पर्व है, ये बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। हर 5 साल बाद ये
पर्व आता है आपका, और विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो भारत है। तो भारत में इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी है आचार संहिता की, साथ में आदर्श आचार संहिता, मतलब एक बहुत बढ़िया, जैसे हम बात करें कि किसी भी कंडीशन में ना लोभ के वशीभूत होकर के, ना डरा करके आप, ना ही कोई किसी प्रकार की सरकारी नौकरी, ना ही किसी प्रकार का झांसा, ना ही कोई धोखा, ना ही कोई सुख सुविधा दे करके आप वोट हासिल कर सकें। इन सब चीजों को रोकने के लिए आचार संहिता की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमने बात करी संवैधानिक चुनाव आयोग की बात हुई। यहां पर चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा करता है और यहां पर विवादों का निपटारा करता है, यानी कि एक नियमावली बनाई गई, एक नियम बनाए गए कि इस नियम के तहत ही आपके चुनाव होंगे, और अगर उन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसका निपटारा चुनाव आयोग करता है। इसलिए चुनाव आयोग को कभी कभी अर्ध न्यायिक, क्या कहा जाता है, अर्ध न्यायिक निकाय भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, कैसा कहा जाता है, अर्ध न्यायिक निकाय। मेरा वादा है आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मैं आज करा के जाऊंगा आप लोगों को। जो कोई क्वेश्चन होता तो आप कमेंट्स में डाल करके पूछ सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं। चलिए, अब एक बात तो आपको यह समझ में आ गई है मित्रों कि हमें आचार संहिता की आवश्यकता क्यों, यानी कि एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमें आचार संहिता की आवश्यकता पड़ी। आचार संहिता का उल्लंघन, यानी कि कुछ नियम उनसे बाहर जाकर के आप करोगे तो उल्लंघन होगा। इसकी जांच आपके कौन, चुनाव आयोग करेंगे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसकी सदस्यता, उसका चुनाव चिन्ह हो सकता है, उसकी पार्टी, किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। जिस प्रकार का उसने मैं कहूं इलीगल काम किया है, ठीक उसी प्रकार से उसको सजा भी यहां पर मिलेगी उस कैंडिडेट को, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो इस विषय पर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपने 3 से 4 चीजें यहां पर समझी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आचार संहिता को लेकर के हमें बात करेंगे, सेशन को स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज बहुत काम की आपके बीच में आने वाली है। आज से देश में आचार संहिता लागू, आज से देश में आचार संहिता लागू, पहले भारतीय चुनाव आयोग ने उठाया कदम, चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग ने उठाया कदम। 16 मार्च को, मे भी शायद 16 मार्च को, डेट एक बार चेक कर लेना, 16 मार्च 2024 को जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है तो इलेक्शन की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर देते हैं। इसके अंदर क्या क्या होगा वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं आगे, मैंने मोटा मोटा आपको बताया है। अब बात करते हैं, चुनाव आयोग घोषणा तो करता है, तो आचार संहिता की समाप्ति की घोषणा कौन करते हैं, तो आचार संहिता समाप्ति की घोषणा भी आपका चुनाव आयोग करता है। चलिए बात करते हैं, एक एक चीज को समझेंगे, बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के आगामी महत्वपूर्ण दौर के आगमन के साथ भारतीय चुनाव आयोग ने 16 मार्च, बिल्कुल सही बोल रहा था मैं, 16 मार्च को आचार संहिता के नए नियमों का ऐलान कर दिया है। बहुत शानदार, देखिए मैंने बात करी थी नियमों का ऐलान कर दिया। इस आचार संहिता के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया न्यायपूर्णता, निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित किया जाएगा। यह नए नियम न केवल राजनीतिक दल नेताओं के लिए बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए भी है। अब आप बोलोगे सर हर व्यक्ति के लिए कैसे है, हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे, आपके लिए भी है। आप किसी भी, जैसे कोई आपको गाड़ी लेके भेज दे, गाड़ी लेने के लिए भेज दे आपको कि आप आइए वोट करिए, तो आपको लगेगा कि इसने मेरे पास गाड़ी भेजी तो मैं इसको वोट करूं, नहीं, वोट आप उसको करिए जिसको आप चाहते हैं। उसने सुख सुविधाएं प्रदान करी है तो आप उसके वशीभूत होकर के नहीं। आपको किसी ने ऑफर कर दिया, जॉब का ऑफर कर दिया, आपको किसी ने पैसे ऑफर कर दिए, नहीं, जितनी जिम्मेवारी एक इलेक्शन लड़ने वाले व्यक्ति की है उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी आपकी भी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री तक की है। जैसा कि मैंने कहा कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो आचार संहिता के उल्लंघन पर जिनकी जेल एक हाईकोर्ट, आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बोल दी गई थी या घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जब चुनावी माहौल में राजनीतिक खेल में जोरदार चर्चाओं का हिस्सा होता है तो क्या होता है आगे, वो आप चीजें यहां पर देखेंगे। एक एक चीज को आप स्क्रीनशॉट के साथ देख सकते हैं, बड़ी मेहनत करी गई यहाँ पर। आचार संहिता का महत्व बढ़ जाता है। भारतीय चुनाव आयोग ने इसी धारावाहिकता के साथ आचार संहिता को लागू करने का ऐलान किया है, जो लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी उम्मीदवारों को संवेदनशील मानदंडों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, मजबूर भी करता है। यहां पर ध्यान रखना, मजबूर भी करता है। राजी खुशी यहां हिंदुस्तान है, यहां कोई नहीं मानता भाई, ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगा, उज्जवल परिवार आप लोगों के लिए इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के आपको जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों के बीच में बना रहता है, तो कृपया करके एक बार प्रेम जरूर दिखाएंगे, सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। आचार संहिता का लागू होना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह नहीं केवल चुनावी घोटालों को रोकने में मदद करेगा। क्या क्या करना, चुनावी घोटाले,
मदद करेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा। यही बात मैं आपको बोल रहा था कि किसको मजबूत करेगा, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भी किसका, आचार संहिता का ही है। ये आपने ध्यान रखना, यह एक उपाय है अपने आप में, आचार संहिता के आपका एक उपाय है। यह भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत की शिक्षा का एजुकेशनल पार्ट ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, दैट इज आचार संहिता, राजनीतिक दलों का उच्चतम मान पालन कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। ये बात यहां पर फिर आचार संहिता को लेकर के कही गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत शानदार आपके 2024 में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो इनको आपने ध्यान रखना है। आचार संहिता के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक चुनावी विज्ञापनों पर खर्च, सबसे मोटा जो आता है सिस्टम वो क्या आता है, चुनावी विज्ञापनों पर खर्च, यानी कि पैसा चुनाव के अंदर कैसा, जैसा कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आप देख रहे हैं किस प्रकार से कोई बीजेपी पे उठा रहा था, कोई कांग्रेस के खाते से जोड़ रहे हैं। तो सबसे मोटा जो रोड़ा है दोस्तों, सबसे मोटा जो झगड़ा होता है वो किसका होता है, पैसों का होता है, चुनावी विज्ञापनों पर खर्च को लेकर के। इसके अनुसार खर्च डिटेल होता है, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी विज्ञापनों पर प्रत्येक रुपए के खर्च को उचित रूप से दर्ज कराना होता है। बताएंगे 100 रुपए, करेंगे 100 करोड़ रुपए, ठीक है। अलावा चुनाव से पहले और दौरान संविधा की भूमिका को प्रतिबंधित लगाया जाएगा, जो राजनीतिक दलों को समाज में संवेदनशीलता के अनुरूप अधिक जिम्मेदार बनाएगा। क्लियर है। आचार संहिता क्या है, अब ये बात करेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा कि ये है क्या। आचार संहिता एक महत्वपूर्ण नियम मानकों का संग्रह होता है, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, अपनी भाषा में भी बताया और पॉलिटिकल लैंग्वेज में भी बता रहा हूं, जो चुनाव प्रक्रिया और नियमितता, निष्पक्षता, अनुशासन सुनिश्चित करने का काम करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आचार संहिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आचार संहिता। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक उम्मीदवार मतदाताओं के लिए एक मानक तैयार करता है। यह नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार नेताओं और समाज के सभी सदस्यों पर डालता है, जिसके चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और संवेदनशील हो। आचार संहिता में चुनाव प्रचार, वित्तीय दान, धार्मिक स्थलों का उपयोग, ध्यान से सुनना भाई, धार्मिक स्थलों का उपयोग, मतगणना प्रक्रिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नियम बनाए गए हैं। यानी कि मतगणना, पैसा, धार्मिक स्थलों का कितना उपयोग हो रहा है, सरकारी तंत्र का कितना उपयोग हो रहा है, ये नियम पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह चुनाव प्रक्रिया के लिए विश्वसनीयता, न्याय संगतता को सुनिश्चित करती है। यह आपने ध्यान रखना। आचार संहिता का महत्व, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ आचार संहिता इन डेमोक्रेसी, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ आचार संहिता इन डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के अंदर आचार संहिता क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है। निष्पक्षता की रक्षा, देखिए आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, न्याय संगत बनाती है, जिससे चुनाव में समान और निष्पक्ष भागीदारी हो। चुनावी विभिन्नता की रक्षा वह नियमों द्वारा सुनिश्चित करती कि कोई भी पार्टी उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में आधिकारिकता का उपयोग ना करे। जैसे कि मैंने भी बात करी थी आप लोगों से, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि प्रधानमंत्री आपकी जो पार्टी में बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी आगे बनेगी, ऐसा हो सकता है अगर वो पावर का यूज कर पाए तो, क्योंकि सरकारी तो सारा तंत्र उन्हीं के लिए काम करता है ना, सरकार के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनावी अपराधों की रोकथाम, आचार संहिता चुनावी अपराधों की रोकथाम मदद करती है, निर्वाचन प्रक्रिया को उचित और ईमानदारी पूरा करने में मदद करती है। जैसे बैलेट पेपर से होते थे तो बूथ कैप्चरिंग है, आपका समय से पहले, समय से ज्यादा, यानी कि जैसे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। इन सब चीजों का ध्यान आचार संहिता में रखा जाता है। इनका उल्लंघन अगर करता है तो कोई वो फंसेगा भाई। इस आचार संहिता के तहत राजनीतिक दलों का अपना नामकरण, प्रतीकों पर भी अपना ध्यान देना होगा। किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह या प्रतीकों के उपयोग में सावधानी बरतनी होगी, ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई भी अनुचितता न हो। आचार संहिता लागू होने से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दल और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में साक्षात्कार किया है और सभी निर्वाचन आवश्यक तैयारियों को पूरा किया है। लोकतंत्र चुनाव के आगामी महामार्गों में आज का आचार संहिता लागू होना समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह संदेश देता है कि चुनाव प्रक्रिया को ईमानदारी से नियंत्रित किया जाए, यानी कि कुल मिलाकर के वही बात आपकी इसके अंदर है कि चुनाव को प्रॉपर ईमानदारी से कराना है, यह आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से नियम बनाए गए, हमें किस किस नियम का ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन या दिस वीडियो, फिर बोल रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन दिस वीडियो, यदि आपको लगता है कि कोई आपका राजनीतिक दल या कोई आपका जो भी उम्मीदवार है इन नियमों से बाहर काम कर रहा है, तो आप निर्वाचन आयोग में शिकायत कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं, किसी के माध्यम से भी आप इस बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो उसकी जो चुनाव की जो स्थिति है उसको रद्द किया जा सकता है और भी सजा उसके लिए हो सकती है। नंबर 1, चुनावी प्रचार का प्रतिबंध, ध्यान से सुनिएगा भाई। आचार संहिता लोकसभा 2024 के तहत के पहले चुनावी आपका प्रचार का नियंत्रण करती है। इसके अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान निश्चित सीमाओं और नियमों का पालन किया जाएगा, यानी कि अगर 48 आवर पहले बंद है तो बंद है। अपराधों के खिलाफ कार्रवाई,
आचार संहिता चुनावी अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी चुनाव प्रक्रिया का गलत तरीके से प्रभावित न करे, चाहे वो बाहुबली के रूप में करे, चाहे वो ताकत के रूप में करे। गलत तो गलत है, ठीक है, गलत तो गलत है, क्योंकि हम अपना राजा चुनने जा रहे हैं दोस्तों। तो राजा जब हम चुनते हैं तो हमें आजादी होनी चाहिए कि हम पर शासन करने वाला, क्योंकि उसके हाथ में हम अपना सब कुछ सौंपते हैं, उसके हाथ में हम अपना पूरा, अगर बात करें तो हम पूरी पावर उसको देते कि वो हमारे साथ किसी भी प्रकार से व्यवहार करे। कितनी जो संविधान के अनुसार जो भी लिखा गया है उसके अनुसार हमारे साथ व्यवहार कर सकता है। जब हम किसी को पावर सौंपते हैं तो उससे हम चाहते हैं कि वो ईमानदारी से वहां पर पहुंचे और ईमानदारी के साथ अगले 5 साल हमारे साथ व्यवहार करे, ठीक है। निर्देशित गाइडलाइंस, आचार संहिता चुनावी प्रक्रिया के लिए निर्देश और गाइडलाइंस प्रदान करती है, ध्यान रखना। आचार संहिता के कुछ प्रमुख नियमों को अलग से मैं बता देता हूं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये भी आपका चुनावी विज्ञापन निर्धारित सीमा के अनुसार केवल धन खर्च कर सकेगा। उसके बाद संविदा प्रति चुनावी प्रक्रिया के दौरान पहले किसी भी प्रकार की संविधा को माना जाएगा। धन का स्रोत की प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलों को धन के स्रोतों की निरंतर जांच करने की जिम्मेदारी होगी कि पैसा राजनीतिक दलों के पास कहां से आ रहा है। जैसे अभी आपका मुद्दा बना हुआ है जानकारी का उपयोग, चुनावी प्रक्रिया में गलतफहमी कोई फैलाएगा नहीं, जानकारी उपयोग पर प्रतिबंध होगा। राजनीतिक दलों के साक्षात्कार, सभी राजनीतिक और उम्मीदवार संवेदनशीलता से संबंधित सवालों के लिए साक्षात्कार करना होगा, इंटरव्यू करना होगा। चुनावी चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग, राजनीतिक दलों को चुनावी चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग में सावधानी बरतनी होगी। कोई किसी दूसरे के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। अनुचित दबाव, किसी भी तरह के अनुचित दबाव, धमकी चुनावी प्रक्रिया में प्रयोग किया जाना मना है, यह आपने ध्यान रखना। निर्वाचन से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई, चुनाव से संबंधित किसी भी अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। धार्मिक समुदायों का सम्मान, किसी धर्म के नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि व्यवहारिकता में इसके विपरीत है दोस्तों, बट ये नियम है कि आप किसी को भी हिंदू मुस्लिम भड़का करके या सिख ईसाई पारसी जो भी भड़का करके आप वोट हासिल नहीं करेंगे। लेकिन बात में यहां पर मैं चुप रहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर एज ए टीचर बात करूं तो इनडायरेक्ट रूप से 99% इन्वॉल्वमेंट होता है धर्म का, जो कि राजनीति का एक गलत रूप है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह हो सकता है दोस्तों, और पीछे भी होता रहा है। किसी भी धार्मिक समुदाय के सम्मान को उचित रूप से किया जाएगा और उनके साथ ही निर्वाचन के दौरान कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया में सावधानी, सभी चुनावी प्रक्रिया में सावधानी बरती जाएगी। कोई भी अनुचित या अनैतिक गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा। आचार संहिता के नियमों का पालन करना चुनावी प्रक्रिया में ईमानदारी और संवेदनशीलता की महत्वपूर्ण पहल है। चुनाव प्रचार, आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार राजनीतिक दलों को नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं फैलाने के लिए रहता है। वे धर्म, जाति, लिंग, अन्य सामाजिक मुद्दों पर वोट मांगने का प्रयास नहीं करेंगे। दैट्स पॉइंट थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 मिनट पहले ये पॉइंट आपको बताया था। सरकारी वस्त्राधान, सरकारी संपत्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा, प्रचार नहीं किया जा सकता है। नेता उम्मीदवार अपनी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उपयोगिता पर प्रतिषेध, चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी योजनाओं की घोषणाएं शुरू करना ताकि उपयोगकर्ता चुनाव में वोट दे। जी बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसे कि हम बोलते हैं आमतौर पे कि आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद कुछ काम नहीं होगा, आचार इलेक्शन से पहले ये काम करेंगे वो करेंगे, ये वही बात है। यानी कि प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार के सुख सुविधा नहीं दी जाएगी जब आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता, केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही होगा। ये बात यहां पर हुई है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। प्रचार बंद, चुनाव प्रचार और मतदान के दिनों में 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध किया जा सकता है, यह आपने ध्यान रखना। आदर्श चुनाव आचार संहिता, भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ आपका कंडक्ट राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है। एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव की, ये बात में यहां पर टच हुई है। सरकारी राजनीतिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने 4-5 पॉइंट यहां पे दिए हैं। सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना, चुनाव सरकारी एक कंक्लूजन कह सकते हो आप, दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के द्वारा जाति धर्म के नाम पर चुनाव के दौरान बाहुबल का प्रयोग न करना, उसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने के किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजना को लागू नहीं करना, ये यहां पर बात है। ये था सेशन दोस्तों। जैसे कि हमने बात करी कि हमारे 10 से 15 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिनका हमने ध्यान रखना है इलेक्शन के दौरान, और हम और आप इन पर एक्शन ले सकते हैं और एक विश्व के बहुत बड़े लोकतंत्र को हम एक स्वच्छ रूप दे सकते हैं, इस लोकतंत्र के पर्व को। ये हमारी सरकार, माननीय जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनकी भी है, चुनाव आयोग की भी है कि भाई एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए।
देखिए, कहना और करना वो अलग है, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट जो लिखा है, जो आपके सामने है, एजुकेशन के हिसाब से जो आपको जानकारी चाहिए, वो जानकारी मैंने यहां पर आपको दी है। दोस्तों, इसी आचार संहिता की पावर देखिए, इस आचार संहिता के उल्लंघन पर, सरकारी तंत्र के यूज करने पर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो आपकी रही थी, उनका भी हाईकोर्ट के अंदर केस पहुंच चुका था और उसके बाद उनके लिए जेल बोली गई थी कि इन्होंने सरकारी तंत्र का यूज किया। तो चलिए दोस्तों, ये आचार संहिता थी, इसका ख्याल रखेंगे 2024 में। अब हम आचार संहिता में जी रहे हैं, जैसे कि 16 मार्च से इसकी घोषणा हो चुकी है और जून तक आपके इलेक्शन जा रहे हैं। मैं हेमंत आप लोगों के बीच में इसी प्रकार की अपनी विशेष जानकारियां लेकर के हाजिर होता रहूंगा। आप बस अपना प्रेम दिखाएं, कोशिश करें सेशन को शेयर करने की ज्यादा से ज्यादा। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से अपना एक और इसी प्रकार का विशेष सेशन लेकर के लिए, तब तक के अपने शब्दों को विराम। जय हिंद, जय भारत।